साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार भाई। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे सभी शेयरों को। फटाफट से मेरे सारे शेयर, हाँ, एक बार से अपनी अटेंडेंस लगा देंगे बाबा के दरबार में। ठीक है, पल्लवी जी, जख्मी जी, उत्कर्ष भाई, लालू जी, वांटेड भाई, निरंजन, राहुल शुक्ला, गणेश, आलोक, जिज्ञासा, रावण जी, कोमल, अंश, दीक्षा, प्रिंस, राजा, ठीक है, ऋषु, पवन, बिहारी जी, देसी भाई। भाई बहुत जल्दी नाम ऊपर जा रहे हैं, किसी का नाम ना ले पाऊं, आप रहते दिल में हो। ठीक है, नाम लेने की आवश्यकता ना हो तो भैया बुरा मत मानना कृपया करके, क्योंकि बहुत जल्दी नाम ऊपर जाते हैं। अक्की भाई, वेद, अभी, नितेश, कमलेश, दीपक, चलिए, गांगुली जी, चलिए आप भी हैं, बहुत बढ़िया। तो बच्चे, कल हमने जो देखा था अरेबियन अटैक की बात करी थी कि किस तरीके से भारत में अरेबियन अटैक स्टार्ट हुए थे। रीजन आपके सामने कहानी की तरह मेरे बच्चे पेश किया था, और जो चीज पूछी जाती है वो आपके सामने बाकायदा बोर्ड पर बिल्कुल रिटन फॉर्म में थी, और कहानी आपके सामने रखी थी मेरे बच्चे। ठीक है ना, स्टडी पर फोकस मेरे बच्चे आपको करना होगा, कोई और मोटिवेट नहीं कर पाएगा। अंश शो भाई, ठीक है, अंदर जुनून लाइए। केवल और केवल एकमात्र उपाय, केवल और केवल एकमात्र रास्ता आपकी अपनी अवस्थाओं को बदलने का यही है कि भाई जी तोड़ मेहनत करिए। लगभग 1 साल अपने आप को दीजिए, आपकी आने वाली सारी साल सुधर जाएंगी। और आपकी क्या मेरे बच्चे, जब एक घर से एक सरकारी नौकरी लगती है तो उस घर की आने वाली 2-3 पीढ़ियों तक मेरे बच्चे किसी चीज की कमी नहीं होती। तो बस इसी बात को अपना मोटिव बनाइए कि मुझे अपने और अपने परिवार की स्थिति में बदलाव करना है, तो बस करना है। और वो बदलाव मेरी शिक्षा ही मुझे करवा सकती है, और कोई रास्ता और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, सबसे सस्ता तरीका अपनी कंडीशनों को बदलने का शिक्षा ही एकमात्र हथियार है मेरे बच्चे, शिक्षा। ठीक है, और उसे बेहतरीन तरीके से आप कर गए तो ये समझ लो आने वाली 3-4 पीढ़ी सुधर गई। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ कल नहीं मिल पाई सागर जी, कोई बात नहीं, आज मैं दिलवा दूंगा। आज अभी बन के नहीं आ पाई थी वो, आज मैंने भेज दी है, तो आज बन के आ जाएगी, शाम तक उसे डलवा देंगे। आज वाली भी डलवा देंगे, ठीक है। कल वाली नहीं डल पाई, मुझे पता है, माफी चाहते हैं। चलिए, तो मैंने आपसे कहा अरेबियन अटैक की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, याद होगा आपको। ठीक, अबेदुल्ला जी आए थे दाहिर के अगेंस्ट, लेकिन मेरे बच्चे अनसक्सेसफुल हो गए, अनसक्सेसफुल। जब वो अनसक्सेसफुल हुए तो ईरान के राजा ने भाई कहा कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये मेरा भेजा गया शेर विफल हो गया। तो अब सवा शेर को भेजने की बारी थी, अब सवा शेर को भेजने की बारी थी। ठीक है, मंसूर हज्जाज बोले, थर थर कांपने लगे, और मेरे बच्चे उन्होंने कहा अब मैं भेजूंगा अपने सवा शेर को, अपने तुर्क के इक्के को। और वो तुर्क का इक्का एक बालक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। और मेरे बच्चे वो कासिम भारत में आएगा, कासिम भारत में आएगा, सिंध रूलर दाहिर को डिफीट करेगा, देवल पोर्ट पर, देवल बंदरगाह पर हमला करेगा, और आपके दाहिर को पराजित करेगा। दाहिर को जैसे ही पराजित किया, दाहिर को डिफीट किया, तो मेरे बच्चे ये पहला सक्सेसफुल, फर्स्ट सक्सेसफुल अरेबियन इन्वेड इन इंडिया होगा। भारत में पहला सफल अरबी आक्रमण किसने किया? कहानी मैंने कल भी बताई थी, शुरू करते हैं। कब किया मेरे बच्चे? तो 712 एडी, 712 ईस्वी में हुआ था, याद रखिए। कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था मेरे शेरों। 712 ईस्वी में यह आक्रमण हुआ। किसने किया? लीडरशिप कौन कर रहे हैं? तो लीडरशिप याद रखिएगा, नेतृत्वकर्ता कौन है? नेतृत्वकर्ता कौन है बाबू? नेतृत्वकर्ता कौन है? नेतृत्वकर्ता कौन है मेरे बच्चे? तो लीडरशिप करते हैं आपके कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम इनका नाम है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है मेरे भाई, मोहम्मद बिन कासिम इनका नाम होता है। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम इनका नाम होता है। ये आते हैं और मेरे बच्चे
किसे डिफीट करते हैं, किसे डिफीट करते हैं, आपके सिंध रूलर दाहिर को, ठीक है ना, सिंध रूलर दाहिर को। ठीक, सारी कहानी आपके दिमाग में सेव कराई थी? जी सर बिल्कुल कराई थी। तो बस इतना लिख लीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड, ही डिफीटेड, ही डिफीटेड, ही डिफीटेड सिंध रूलर, सिंध रूलर दाहिर, ही डिफीटेड सिंध रूलर दाहिर। ठीक है ना, इसने किसे पराजित किया? सिंध रूलर दाहिर को पराजित किया, इसने सिंध रूलर दाहिर को पराजित किया, सिंध रूलर दाहिर को पराजित किया। तो मेरे बच्चे, जिस काम के लिए ये भारत आया था, जिस काम के लिए ये भारत आया था, उस काम को इसने करके दिखाया। किस लिए आया था? दाहिर को हराने। किस लिए भेजा गया था? दाहिर को पराजित करने, और इसने उसे पराजित करके दिखाया। इतना ही नहीं, इसकी हत्या कर दी मेरे बच्चे। इसे ऐसे करके तीर चलाया, हाथी पर बैठा हुआ था दाहिर, हाथी पर। ठीक, उस जमाने में मेरे बच्चे होता क्या था मैं आपको बताऊं, कि हाथी पर राजा इसलिए बैठते थे कि जितनी भी आर्मी है, जितनी भी सेना है, उस सेना को उनका राजा ऊंचाई पर दिख जाता था। युद्ध तब तक चलता था जब तक राजा जिंदा है। राजा जिंदा है मतलब आप में जान है। लेकिन मेरे बच्चे, गलती से हाथी पर राजा दिखाई नहीं दिया, हाथी पर राजा नहीं दिखाई दिया, सेना कर देती थी सरेंडर, सेना हाथ कड़ी कर देती थी, भैया अब तो राजा ही नहीं रहा, हम किसके लिए लड़ाई करेंगे, किसके लिए। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। दाहिर को तीर लगा, हाथी पर था दाहिर, ठीक है ना, हाथी पर। अब तीर लगा तो मेरे बच्चे निशाना लगा के तो चलते नहीं है, तीर की दाहिर में ही लगेगा, कोई अर्जुन तो है नहीं है। हाथी में भी लगे मेरे बच्चे चोट, हाथी को भी चोट लगी तो हाथी भागने लगा पागलों की तरह। हाथी पागलों की तरह भागा तो दाहिर गिर गया चोटिल होके नीचे, दाहिर गिर गया चोटिल होके नीचे। सेना ने देखा, अरे राजा साहब कहां हैं, राजा साहब कहां हैं। जब हाथी पर राजा नहीं दिखाई दिया, हाथी पर राजा नहीं दिखाई दिया, सेना को लगा दाहिर लुढ़क गया, दाहिर लुढ़क गया। सेना ने कर दिया भैया सरेंडर, और कासिम गया जीत। कासिम ने दाहिर का यहां पे मर्डर कर दिया। हां, दाहिर का एक बेटा था, पूछा जा सकता है आपसे, उसे भी इसने पराजित किया था, जय सिंह नाम था मेरे बच्चे। दाहिर की अगर बात करें तो दाहिर के लिए आप इतना याद रखिएगा, ये जो दाहिर नाम का रूलर था सिंध का, ठीक, इसका मेरे बच्चे एक सन है, एक बेटा है। सन माने पुत्र, एक पुत्र है इसका, और इस पुत्र का नाम है मेरे बच्चे, क्या नाम था शेरों मेरे? जय सिंह। क्या नाम था इसका? जय सिंह नाम था। ठीक, क्या नाम हुआ करता था? जय सिंह। और इसकी दो पुत्रियां थी मेरे भाई। कितनी पुत्रियां? दो पुत्रियां, दो डॉटर हुआ करती थी, दो डॉटर थी इसकी। डॉटर बोले तो पुत्री, जिनके नाम थे मेरे बच्चे सूर्या देवी और परमिल देवी, सूर्या देवी और परमिल देवी। ठीक है, ये पूछा जाए तो आप बता पाए, इसलिए आपको जानकारी दे रहा हूं। एक है सूर्या देवी, दूसरा है आपका परमिल देवी। सूर्या देवी और परमिल देवी इनके नाम है, परमिल देवी इनके नाम है। ठीक, सुंदर सुंदर कन्याएं हैं इसकी, सुंदर सुंदर पुत्रियां हैं। और इन सुंदर कन्याओं पर मेरे बच्चे मोहित हो गया कौन? मोहित हो गया मोहम्मद बिन कासिम, मोहित हो गया मोहम्मद बिन कासिम। हाँ जी शरद भाई, रानी जी भी चल बसी, रानी जी भी चल बसी। मैंने कहा आपसे, मोहम्मद बिन कासिम ने जैसे ही इसकी बेटियों को देखा, सुंदरता पर मोहित हो गया, सुंदरता पर। कहने लगा, इन दोनों की, दोनों के पिता ने हमारे जो खलीफा है उनका गिफ्ट ढूंढने से मना किया था, गिफ्ट ढूंढने से। अब हम इन्हीं दोनों को गिफ्ट के तौर पर लेके जाऊंगा, और दूंगा किसको? खलीफा को, कि खलीफा लीजिए, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। और जब खलीफा इनको सुंदर सुंदर कन्याओं को देखेगा, खुश हो जाएगा।
कासिम को लगा हमें कोई बड़ा उपाधि देगा खुश होकर के, तो भैया मोहम्मद बिन कासिम ले गया इनको। मोहम्मद बिन कासिम इन दोनों को अपनी, हाँ जी, अपने साथ लेकर के जाता है और मेरे बच्चे खलीफा को दे देता है। लेकिन ये थी भारतीय नारी, और भारतीय नारी अकेली सब पे भारी। मेरे बच्चे ये तो दो दो हैं, ये तो दो दो हैं, दो दो वांटेड भाई। ये भारतीय नारी तो दो दो हैं, एक अकेली क्रांति लिख देती है झांसी की रानी, ये तो दो दो हैं, इन्होंने तो डबल क्रांति कर देनी है। और वही हुआ मेरे बच्चे, वही हुआ। मोहम्मद बिन कासिम इनको लेकर के गया खलीफा के सामने। उसने ऐसे करके हाथ ऊपर नीचे किए, कहा कि खलीफा हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, गिफ्ट। खलीफा ने कहा क्या लाए हो कासिम, जरा दिखाइए क्या भिजवाया है मंसूर भैया ने आपके, हैं? तो देखा तो ये सूर्या देवी और परमिल देवी, सुंदर सुंदर कन्याएं आई, सुंदर सुंदर कन्याएं। खलीफा बोला अरे ये तो कतई सुंदर है, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। कासिम बोला सर ये आपके लिए है, खलीफा से। ठीक, ये भारतीय नारियां थी बड़ी ही खतरनाक, जानती थी क्या करना है। सूर्या देवी परमिल देवी रोने लगी, टेसू बहाने लगी, आंसू बहाने लगी। खलीफा बोला काहे रो रही हो भैया, क्यों रो रही हो, क्या हो गया, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? इन्होंने कहा खलीफा हम आपके योग्य नहीं हैं, हम आपके योग्य नहीं हैं, हम आपके लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखते। क्यों? खलीफा ने कहा वाय, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो, मेरे योग्य क्यों नहीं हो, मेरी दासी बन के रहना। उन्होंने कहा नहीं, हम आपके योग्य नहीं हैं, हमारी प्यूरिटी पहले ही छीन चुके हैं। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। हमारी पवित्रता को पहले ही आंच पहुंचाई है मोहम्मद बिन कासिम ने। इन्होंने हमारे साथ गंदी हरकत की है, जो एक महिला के कैरेक्टर को, एक वुमन के कैरेक्टर के लिए बहुत खराब है। मेरे बच्चे फंसा दिया कासिम, मेरे बच्चे फंसा दिया कासिम, कासिम फंसा दिया। कासिम बोला ए झूठ 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 मत बोल, झूठ मत बोल। कासिम की जुबान भी मेरे बच्चे हिल गई, कासिम की जुबान भी हिल गई। कासिम कहने लगा ये कब हुआ भाई, ये कब हुआ, ये हमने कब किया? खलीफा गुस्से में, हे चुप चुप चुप, बोलो बोलो आप बोलो, कि सर इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है, इन्होंने हमारे साथ गंदी हरकतें की हैं, अब हमारी पवित्रता भंग हो चुकी है। आप इस्लाम के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं और हम अब आपके योग्य नहीं रहे। खलीफा का खून खौल गया, खलीफा का खून खौल गया। उसने कहा ए कासिम के लिए सरसों का तेल गरम करो रे, सरसों का तेल गरम करो। कासिम को उसमें मेरे बच्चे पीस बाई पीस डलवा दिया। कासिम बेचारा जो ये सोच रहा था कि खलीफा खुश होकर के उसे पद दे देंगे, बड़ा वाला पद छोड़ो, पीस बाई पीस हो गया कासिम। के अलग, ए अलग, एस अलग, आई अलग, एम अलग, और मेरे बच्चे इसे सरसों के तेल में तलवा दिया। जैसे ही कासिम को मृत्यु दंड मिला, पनिशमेंट ऑफ डेथ, मेरे बच्चे खिलखिला के हंसने लगी सूर्या देवी और परमिल देवी। सूर्या देवी और परमिल देवी कहने लगी इसी ने हमारे बाप को मारा था, इसी ने हमारे भाई की हत्या करी थी, ये भी मारा गया, ये भी मारा गया, अब मिली हमें ठंडक। खलीफा बोले अभी तो आप दोनों रो रही थी। इन्होंने कहा अरे ये तो मजाक था, ये बच्चे ने तो हमारे साथ कुछ भी नहीं किया, 17 साल का छुटका बालक है, ये क्या ही करेगा, ये तो बड़ा ही सज्जन था, कह रहा था खलीफा को खुश करूंगा, वो कोई पद दे देंगे, और आपने तो इसको काट पीट दिया, पकौड़ा बना दिया। इतना सुन के खलीफा और खून खोल गया। खलीफा ने भी किसको मृत्यु दंड दे दिया? सूर्या देवी परमिल देवी को भी मृत्यु दंड दे दिया। ठीक, कुल मिला के मरना तो इनको वैसे भी था, मरना तो इनके नसीब में लिख चुका था, क्योंकि ये मेरे बच्चे, अब इनका कोई सपोर्टर नहीं था। लेकिन अपनी चालाकी, अपनी बुद्धिमानी के साथ इन्होंने इस मोहम्मद बिन कासिम पर विजय प्राप्त की, अपने पिता के हत्यारे को भी वहीं पहुंचा दिया। मेरे बच्चे, ये होता है भारतीय नारी का गौरव, अपने गौरव पर आंच आए बिना अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके दिखाई। याद है मेरे बच्चे? याद आया? बहुत बढ़िया। और ये बालक कितने साल का था?
इसकी एज कितनी थी? मैंने आपसे कहा था ये योग्यताओं का धनी था लेकिन एज बहुत कम थी। 17 साल का बच्चा था ये। कितने साल का बच्चा था? 17 साल का। ये 17 साल का था, युवा था एकदम से, ठीक। टैलेंटेड बहुत था, लेकिन मेरे बच्चे टैलेंटेड नारियों के आगे नहीं चलता है, इतिहास गवाह है। तो थोड़ा सा बच के रहा कीजिए, थोड़ा बच के रहा कीजिए। नारियों के आगे टैलेंट नहीं चलता है बाबू। 2 आंसू क्या टपके, दुनिया इनका सपोर्ट में आ जाती है, दुनिया इनका सपोर्ट में। खैर कोई नहीं। अब मोहम्मद बिन कासिम एक क्वेश्चन और देता है मेरे बच्चे। मोहम्मद बिन कासिम एक क्वेश्चन और देता है, आइए आपको बताता हूं। एक टैक्स होता है मेरे लाल, एक टैक्स होता है जिसका नाम आप सुनते हो, आपने शायद सुना भी होगा। इसे हम जजिया बोलते हैं, इसे हम जजिया बोलते हैं। सुना है आपने? जजिया टैक्स, जजिया टैक्स के बारे में सुना है? जजिया कर के बारे में सुना है? ठीक। प्रिंस शुक्ला कह रहे हैं खलीफा और कासिम का क्या रिश्ता था? कोई रिश्ता नहीं था। खलीफा सर्वोच्च पद है इस्लाम का, और बेचारा कासिम तो ईरान के राजा का बस आर्मी लीडर था, सेनापति था। ठीक है, ईरान के राजा की तरफ से गिफ्ट पहुंचा रहा था, बेचारा मृत्यु दंड मिल गया। ठीक, ठीक है। तो जजिया टैक्स, जजिया टैक्स सुना है? जजिया टैक्स मेरे बच्चे नॉन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। जजिया टैक्स जो है वो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, गैर मुस्लिम से लिया जाता था। जब आपकी भूमि पर मुस्लिम रूलर आने लगे, मुस्लिम शासक आने लगे, तो उन्होंने इस टैक्स का यूज किया। यानी जो लोग मुसलमान नहीं थे, जनसंख्या के जो लोग मुसलमान नहीं थे, उनसे मेरे बच्चे टैक्स लिया जाता था, जजिया। और भारत के अंदर जजिया लगाने वाला पहला व्यक्ति कभी पूछे, हु इंप्लीमेंटेड फर्स्टली जजिया टैक्स इन इंडिया? भारत में जजिया कर की शुरुआत किसने की? तो मेरे बच्चे यही व्यक्ति है। नाम है इसका कौन? मोहम्मद बिन कासिम। क्यों? क्योंकि इसने जैसे ही सिंध रूलर दाहिर को हराया, सिंध आ गया अरबियों के पास, और ये जब तक यहां रहा कासिम, इसने मेरे बच्चे यहां पर कौन सा टैक्स लगाया था? जजिया टैक्स। जो यहां के नॉन मुस्लिम होते थे उनसे कौन सा टैक्स वसूला इसने? जजिया टैक्स। तो लिख लीजिएगा डबल स्टार लगा के। ये मोहम्मद बिन कासिम एक क्वेश्चन और देगा आपको। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम मेरे बच्चे, ये जो 17 साल का बालक था, जब इसने किसे हराया? दाहिर को हराया। तो इसने पहली बार सिंध क्षेत्र में क्या लगाया? पहली बार सिंध क्षेत्र में क्या लगाया बाबू? जजिया लगाया। ठीक है ना? ही इंप्लीमेंटेड, ही इंप्लीमेंटेड, ही इंप्लीमेंटेड, ही इंप्लीमेंटेड जजिया टैक्स, जजिया टैक्स, जजिया टैक्स, जजिया टैक्स इन इंडिया, इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। ठीक है ना? और ये कहां लगा था? इन सिंध रीजन, केवल सिंध रीजन में लगा था बच्चे। केवल कहां लगा था? सिंध रीजन में लगा था। कहां पर बाबू? सिंध रीजन में। इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। ठीक है। भारत में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने, भारत में पहली बार, भारत में पहली बार क्या लगा दिया बाबू? पहली बार जजिया कर, जजिया कर, जजिया कर, भारत में पहली बार जजिया कर लगाया। और वो भी कहां लगाया? कहां शुरुआत की? कहां शुरुआत की बच्चे? सिंध क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में। तो उम्मीद है इतनी बात आपको याद रहेंगी, इतनी बात आपको याद रहेंगी। जितना आपके पेपर में मेरे बच्चे पूछा जाता है उससे कई ज्यादा चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ओके। चलिए, अरे अब्बू खलीफा है, चलिए। वही 712 ईस्वी है शकील भाई, 712 ईस्वी। कब आया था ये? 712 में ही तो हराया है दाहिर को।
ठीक है, अब मेरी बात सुने, एक जबरदस्त बात बता रहा हूं आपको, जबरदस्त बात। मेरे बच्चे, जब दो सभ्यताएं आपस में मिलती हैं तो कहीं ना कहीं कल्चर का आदान प्रदान होता है। मानते हो कि नहीं मानते? अगर ब्रिटिश हम पर रूल करके गए, कुछ चीजें हमने उनसे सीखी, कुछ उन्होंने हमसे सीखा। जब मेरा कोई नया मित्र बनता है, जब कोई मेरा नया मित्र बनता है, सिंध मतलब सीमा भाभी का क्षेत्र बाबू, आज का पाकिस्तान वाला, ठीक है ना। ये जो गुजरात से वेस्ट की तरफ का जो क्षेत्र था, जहां से आपकी सीमा भाभी जी आई हैं, वो सिंध क्षेत्र है। ठीक, जो इंडिया में सिंधी कम्युनिटी रहती है वो भी वहीं के रहने वाले हैं, कभी ना कभी वहां से ही निर्वासित होकर भारत आए हैं। ठीक, तो मैंने कहा, अब सुनिए, जब दो लोग मित्र बनते हैं तो एक दूसरे की आदतों को सीखते हैं, एक दूसरे की। अगर मेरा मित्र कोई ऐसा बन जाए जिसमें बुरी आदतें हों मेरे बच्चे, तो उसकी आदतें मुझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी, ये बात सत्य है। और हो सकता है इक्का दुक्का मेरी भी आदत उसमें पहुंच जाए, इक्का दुक्का मेरी भी आदत उसमें पहुंच जाए। ठीक है, यानी कि दो सभ्यताएं जब आपस में मिलती हैं तो आदान प्रदान 100% होगा। अब मेरे बच्चे, अरबी लोग अगर भारत आए तो भारत को कुछ सिखा के गए होंगे और भारत से कुछ सीख के भी गए होंगे। मानते हो नहीं मानते? भारत को कुछ सिखा के भी गए होंगे, भारत से कुछ सीख के भी गए होंगे। तो याद रखिएगा, अरबियों की भारत को देन हमें क्या सिखा के गए? अरबियों की भारत को देन, कभी आपसे पूछे अरबियों की भारत को देन हमें क्या दे करके गए भैया, ये क्या सिखा करके गए? ठीक है ना, हमने इनसे क्या सीखा है, क्या लर्न किया है? तो सबसे पहली बात, मैप स्टडी हमने सीखी है। भारतीयों ने जो मैप स्टडी सीखी, मानचित्र अध्ययन सीखा, मानचित्र अध्ययन, मैप को कैसे पढ़ा जाएगा, वो किससे ही सीखा? अरब कंट्रीज के लोगों से सीखा। ठीक है ना, मानचित्र अध्ययन हमें यही सिखा के गए, मानचित्र अध्ययन। इसके अलावा मॉनसून नॉलेज या मॉनसून इंफॉर्मेशन भी आप कह सकते हो, मॉनसून इंफॉर्मेशन बोले तो मानसून ज्ञान। ठीक है ना, जो मानसूनी हवाएं हैं, जो जिसे आप कहते हो बारिश का मौसम शुरू हो गया, मानसून आ गया, इस मानसून की जानकारी हमने किससे ही सीखी कि कब आता है, कितने तरह का होता है, ये हमें कौन ही सिखा के गए? यही अरब के लोग सिखा के गए मेरे बच्चे। इसके अलावा हमें एक जानवर को पालना यही सिखा के गए, ऊंट पालन हमको किसने सिखाया? अरब कंट्रीज के लोगों ने सिखाया, जिसे हम कहते हैं कैमल फार्मिंग या कैमल रियरिंग कहें तो ज्यादा अच्छा है, कैमल रियरिंग, ऊंट पालन हमें किसने सिखाया बाबू? ऊंटों को पालना किससे सीखा हमने? इन्हीं अरब कंट्रीज से सीखा। ठीक, इसके अलावा फार्मिंग ऑफ ठीक है बाबू, फार्मिंग ऑफ डेट इसको बोलते हैं। फार्मिंग ऑफ डेट बोले तो खजूर की खेती मेरे बच्चे किससे सीखी? खजूर की खेती किससे सीखी? जो खजूर होता है जिसे सुखाकर छुआरा बनाते हैं, छुआरा, ये सब हमें अरबी लोग सिखा के गए बच्चे, अरबी लोग। ठीक है, अरबी लोग। मैप स्टडी इनसे सीखा हमने। ठीक है, मॉनसून इंफॉर्मेशन इन्हीं से सीखी, कैसे देखते हैं मॉनसून कब आता है, कैसे आता है। ये कैमल रियरिंग, ऊंट पालना इन्हीं से सीखा, और मेरे बच्चे खजूर की खेती इनसे सीखी है। आप कहोगे सर इन्होंने भी तो हमसे कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा मेरे बच्चे। बिल्कुल सही बात है, कुछ ना कुछ तो सीखा है। और इस बात को डबल स्टार लगा के मेरे शेरों लिखेंगे, डबल स्टार लगा के लिखेंगे कि हमारे यहां पर जो दशमलव प्रणाली चलती है, दशमलव प्रणाली समझते हैं? ठीक है सर, अंग्रेज को ही अरबी कहते हैं, सब बर्बाद कर दिया। ये ईरान अफगानिस्तान वाले लोग हैं, ये हैं अरबी लोग।
ये हैं अरबी लोग। ईरान का राजा था वो मंसूर हज्जाज, कोई ब्रिटेन का राजा नहीं बताया हूं आपको, ठीक है। संजीव भाई कल की क्लास लिए होते तो ये पूछने की जरूरत नहीं होती, इसलिए कहता हूं मेरी क्लासेस को शुरुआत से देखा कीजिए। सभी को मेरा इसीलिए प्रणाम है, सभी को। बाबा की वाणी को मेरे बच्चे समझना बहुत सुलभ, बहुत आसान है, लेकिन शर्त है कि बाबा की वाणी को शुरुआत से सुना जाए, शुरुआत से, ठीक है, शुरुआत से। चलिए, मैंने कहा अरबी लोग भारत से क्या सीखे हैं। अरबी लोग भारत से क्या सीखे हैं मेरे बच्चे? डेसिमल सिस्टम। अरबों ने दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली बोले तो बच्चे डेसिमल सिस्टम कहां से लर्न किया? डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम को कहां से लर्न किया बाबू? डेसिमल सिस्टम को कहां से लर्न किया? डेसिमल सिस्टम को कहां से लर्न किया? वो भारत से सीखा। कहां से सीखा? भारत से सीखा, भारत से सीखा। क्योंकि गणित में तो भारतीयों का जवाब ही नहीं रहा शुरुआत से। आर्यभट्ट जैसे लोग थे यहां पर। जीरो का आविष्कार, जीरो का आविष्कार वही होती है आपकी दशमलव प्रणाली जिसमें जीरो का यूज होता है, जिसमें जीरो, जीरो से लेके 9 तक संख्याएं मेरे बच्चे, जीरो से लेके 9 तक संख्याएं। बात क्लियर है? ये प्रणाली कहां से सीख के गए? ये भारत से सीख के गए। कहां से सीख के गए? भारत से सीख के गए। तो इतनी बात क्लियर। ये अरबी आक्रमण की बातें थी मेरे बच्चे। पहला 711 अबेदुल्ला सफल नहीं हुआ, दूसरा 712 मोहम्मद कासिम सफल हो गया, दाहिर को हराया। सूर्या देवी, परमिल देवी का जिक्र याद रखना। और ये मेरे बच्चे जजिया टैक्स की बात याद रखना, पहली बार कासिम ने ही लगाया था सिंध रीजन पर, सिंध रीजन पर, ठीक है। ओके जी भाई, प्रिंस भाई। चलिए अब आगे बात करते हैं मेरे बच्चे। जो दिल्ली सल्तनत आई वो अरेबियन नहीं थी, वो अरेबियन नहीं थी। थोड़ा समझने की कोशिश करना मेरे शेरों, थोड़ा समझने की, लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है। ये आपका यूरोप है, ये आपका यूरोप, ये मेरे बच्चे आपका अफ्रीका है, ये आपका एशिया है, ये एशिया है, ठीक है। ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, एशिया। ये मेरे बच्चे यूरोप है, ये यूरोप है, ठीक है, यूरोप। ये ईस्ट यूरोप है, पूर्वी यूरोप। ये वेस्ट यूरोप है, पश्चिमी यूरोप, ठीक है। अब हुआ क्या, ईस्ट यूरोप में मेरे बच्चे एक जगह है जिसे हम कहते हैं तुर्की। क्या कहते हैं? तुर्की। क्या कहा जाता है इसको? तुर्की कहा जाता है, तुर्की कहा जाता है, ठीक, तुर्की। इस तुर्की की बात है मेरे बच्चे, ठीक है। इस तुर्की की बात होती है और बात पहुंचती है काफी आगे जाकर के, लगभग 10वीं शताब्दी की बातें होती हैं, यानी कि 900 एडी के बाद की तुर्की की घटना है। तुर्की में इस समय मेरे बच्चे एक साम्राज्य था जिसका नाम था सामानिद। पहले 2 मिनट की कहानी समझना, फिर आगे जो लिखाना है वही लिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे तुर्की की बात होती है और यहां पर एक साम्राज्य था, एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था सामानिद साम्राज्य। उस सामानिद साम्राज्य में एक राजा था, एक रूलर, एक रूलर था, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आपका शासक अबुल हसन। क्या नाम था उस शासक का? अबुल हसन। अबुल हसन को गुलाम रखने का बड़ा शौक था, ठीक है। तुर्की में एक साम्राज्य बता रहा हूं, सामानिद, ठीक है, सामानिद साम्राज्य है, राजा है अबुल हसन। अबुल हसन किसका शौकीन है? गुलाम रखने का शौकीन है, स्लेब रखने का शौकीन है, और गुलामों से प्यार करता है, इसलिए उनकी देखरेख के लिए एक गुलाम गवर्नर नाम का पद इसने बना रखा था। गुलाम गवर्नर, स्लेब गवर्नर, स्लेब गवर्नर नाम का पद बना रखा था बच्चे। कुमार चंदन कह रहे हैं सर आप याद कैसे रखते हैं? यही कहानियां, कहानियों की तरह याद है, बस फैक्ट मेरे बच्चे नहीं याद रह सकते, कहानियां याद रह जाती हैं, ठीक है। तो गुलाम गवर्नर है, एक नया पद इसने बना रखा है, गुलाम गवर्नर, ठीक है। ओके जी शिवम राव। अब इस गुलाम गवर्नर ने, जिसका नाम है अलप्तगीन, क्या नाम है बाबू? अलप्तगीन। इसे अपने एक गुलाम से बड़ी अच्छी दोस्ती है, इसे भी एक गुलाम से बड़ी अच्छी दोस्ती है जिसका नाम होता है सुबक्तगीन। सुबक्तगीन
ये दो व्यक्ति हैं जिनका नाम मेरे बच्चे, एक का नाम अलप्तगीन है, अलप्तगीन, और दूसरे का नाम क्या है, सुबक्तगीन। दूसरे का नाम क्या है, सुबक्तगीन। ठीक है, ये अलप्तगीन गुलाम गवर्नर है और ये सुबक्तगीन का बड़ा अच्छा मित्र है एक गुलाम का। ठीक, हाँ वांटेड भाई, अरबियों की बात खत्म। ठीक है, अरबियों की बात खत्म। अब देखो कहानी शुरू होती है तुर्कियों की, क्योंकि भारत में तुर्की आक्रमण भी हुए और इन्हीं से बनेगी आगे चल के दिल्ली सल्तनत, इन्हीं से। ठीक, अब ये दोनों व्यक्ति बड़े ही बच्चे ख्याली पुलाव वाले हैं। ख्याली पुलाव जैसे आप और हम लोग कभी बैठ के सोचते हैं ना, एक दिन सरकारी नौकरी लगेगी, फिर नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा और हाथों में गोरी का हाथ होगा। अरे मेरे बच्चे ये ख्याली पुलाव है, पढ़ लो। ऐसे ही ये ख्याली पुलाव देखते थे। इनके ख्याली पुलावों में एक दिन हम राजा बनेंगे, राजा, और सुबक्तगीन हमारे चारों ओर प्रजा होगी, पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन हमसे कहेगी सुल्तान, बादशाह। कितना बेहतरीन होगा सुबक्तगीन, ये बताओ। छुटके से पदाधिकारी स्लेब गवर्नर हैं, ऐसे ख्याली पुलाव पका रहे थे। सुबक्तगीन बोला, अरे दादा सुनो तो सही, हम यहां पर बहुत खराब स्थिति में हैं, मैं तो गुलाम हूं, आप हम गुलामों के हेड हैं, आप हम गुलामों के हेड हैं। इस तुर्की में बैठ के तो ऐसा नहीं हो सकता सर, इस तुर्की में बैठ के तो ऐसा नहीं हो सकता, यहां तो ऑलरेडी राजा हैं। अलप्तगीन बोला, क्या करूं क्या करूं यार, मुझे राजा बनना है, मुझे राजा बनना है। सुबक्तगीन ने कहा, एक काम करते हैं, ऐसी भूमि की तलाश करते हैं, ऐसी भूमि की तलाश करते हैं जिस भूमि पर मेरे बच्चे कोई राजा ना हो, जिस भूमि पर कोई राजा ना हो। इन्होंने तलाश करना शुरू किया और इनकी तलाशी खत्म हुई मेरे बच्चे एशिया आकर के। एशिया कहां पहुंचे ये, एशिया आकर के। ये वेस्ट यूरोप है, पश्चिमी यूरोप, ये पूर्वी यूरोप में आता है तुर्की। प्रिंस शुक्ला पूर्वी यूरोप में, ईस्ट यूरोप में। इनकी तलाश कहां जाके खत्म हुई, एशिया में, और एशिया में एक जगह जिसका नाम है अफगानिस्तान। क्या नाम है, अफगानिस्तान नाम है। जैसे ही ये अफगानिस्तान की भूमि पर आए, इन्होंने हर तरफ देखा, खूब सर्वे किया, पता चला यहां का कोई राजा नहीं है, यहां पर कोई राजा ही नहीं है, कोई राजा नहीं। जैसी भूमि चाहते थे वैसी भूमि मिल गई। ये सोचा करते थे कि कोई तो ऐसी जगह होगी जहां कोई राजा नहीं होगा, हम वहीं के अपने आप को राजा बना लेंगे, क्या दिक्कत है। उन्हीं की पब्लिक में से लोगों को काम दे देंगे, वो हमारे पदाधिकारी बन जाएंगे। तो भैया ऐसी भूमि मिल गई अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में तुर्की वंश की स्थापना करेंगे कौन, अलप्तगीन। और यही तुर्कियों में से एक तुर्की भारत पर करेगा अटैक, वो होगा पहला तुर्की अटैक। तो बना लीजिएगा हेडिंग मेरे बच्चे, ये बैकग्राउंड था आपको कहानी समझाने के लिए। आएगा फर्स्ट तुर्की अटैक इन इंडिया या टर्किश इन्वेड इन इंडिया, ये हेडिंग बनाइए, टर्किश इन्वेड इन इंडिया, टर्किश इन्वेड इन इंडिया, टर्किश इन्वेड इन इंडिया, टर्किश इन्वेड इन इंडिया। भारत में तुर्की आक्रमण, भारत में तुर्की आक्रमण, भारत में तुर्की आक्रमण, भारत में तुर्की आक्रमण। ठीक है मेरे बच्चे, जो कहानी मैंने अभी आपको बताई वही कहानी बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं मेरे बच्चे, ठीक है ना, वही कहानी बिल्कुल शॉर्ट में, कि कहां से आए थे ये लोग। ये मेरे बच्चे तुर्की के लोग थे। कहां के लोग थे मेरे लाल, सर ये तुर्की के लोग थे। ठीक, कहां के थे, तुर्की के लोग हुआ करते थे ये। ठीक, तुर्की, और तुर्की में जो डायनेस्टी थी, तुर्की में एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था सामानिद, सामानिद। ठीक है, सामानिद डायनेस्टी, सामानिद साम्राज्य, सामानिद साम्राज्य, सामानिद साम्राज्य। ठीक है, सामानिद साम्राज्य, सामानिद साम्राज्य करके एक डायनेस्टी थी। और इसी डायनेस्टी का जो राजा था, जो राजा था, जो रूलर था, उसका नाम था मेरे बच्चे अबुल हसन। क्या नाम था मेरे शेरों,
अबुल हसन नाम था। क्या नाम था? अबुल हसन इसका नाम था, अबुल हसन। ठीक है, गुलाम रखने का शौकीन है, गुलाम रखने का शौकीन है। ठीक, अबुल हसन इसका नाम है। और मेरे बच्चे, अबुल हसन ने एक पोस्ट बना रखी थी, अबुल हसन ने एक पोस्ट बना रखी थी जिसे कहते हैं स्लेव गवर्नर। स्लेव गवर्नर, इसका एक स्लेव गवर्नर नाम का पदाधिकारी था। स्लेव गवर्नर बोले तो गुलाम गवर्नर। यहां पर जो गुलामों की देखरेख करता था, गुलाम के से रिलेटेड विभाग का प्रमुख था, उसका नाम था मेरे बच्चे अलप्तगीन। ठीक है, क्या नाम था? अलप्तगीन इसका नाम था, अलप्तगीन इसका नाम था। क्या नाम था? अलप्तगीन। और मेरे बच्चे गुलामों का प्रमुख है, गुलामों का प्रमुख है, गुलामों के रिलेटेड विभाग का एकदम मुखिया है। तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, ठीक, अबुल हसन नाम है मेरे बच्चे, विवेक अबुल मलिक हसन। ठीक है, तो अलप्तगीन, अलप्तगीन का खुद का एक स्लेव है, खुद का एक गुलाम है जो इसका मित्र भी है, जो इसका मित्र भी है। अलप्तगीन का खुद का एक गुलाम है, क्योंकि ये तो गुलामों का पदाधिकारी है, गुलामों का हेड है, उनकी देखरेख करने वाला है। तो अलप्तगीन का खुद का एक फ्रेंड है मेरे बच्चे, जो इसका स्लेव भी है, इसी का नाम होता है सुबक्तगीन। सुबक्तगीन, ठीक है, क्या नाम होता है? सुबक्तगीन इसका नाम होता है। तो मैंने सारे के सारे कैरेक्टर आपके सामने रख दिए हैं। अब मेरे बच्चे, ये अलप्तगीन बनना चाहता है राजा, लेकिन समस्या है तुर्की में राजा नहीं बन सकते, क्योंकि तुर्की में वैसे ही पावरफुल रूलर है इस समय अबुल हसन। तो इन्होंने तुर्की को छोड़ने का डिसीजन लिया, तुर्की को छोड़ने का। और मेरे बच्चे, ये अलप्तगीन और सुबक्तगीन एशिया में पहुंचे, किस जगह पर? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में तुर्की वंश की क्या करेंगे? स्थापना। तो लेके आइए इनको सीधा अफगानिस्तान। ठीक है, सीधा अफगानिस्तान। अलप्तगीन, अलप्तगीन एंड सुबक्तगीन, एंड सुबक्तगीन, एंड सुबक्तगीन रीच्ड रीच्ड अफगानिस्तान, रीच्ड अफगानिस्तान, रीच्ड अफगानिस्तान, वेयर वेयर अलप्तगीन स्टार्टेड, वेयर अलप्तगीन स्टार्टेड। जो कहानी बोली थी वही लिख रहा हूं। अलप्तगीन एस्टाब्लिश्ड, अलप्तगीन एस्टाब्लिश्ड द तुर्की डायनेस्टी, द तुर्की डायनेस्टी, द तुर्की डायनेस्टी। क्योंकि भाई सुबक्तगीन तो स्लेव है, सुबक्तगीन तो स्लेव है, ठीक है ना। इन दोनों में पद में बड़ा कौन है? अलप्तगीन। तो अलप्तगीन ही स्टार्टिंग करेगा। ठीक है, अलप्तगीन और सुबक्तगीन अफगानिस्तान पहुंचे। अलप्तगीन, अलप्तगीन और सुबक्तगीन मेरे बच्चे अफगानिस्तान पहुंचे, और सुबक्तगीन अफगानिस्तान पहुंचे। ठीक है मेरे बच्चे, अफगानिस्तान पहुंचे, जहां जहां अलप्तगीन ने जहां अलप्तगीन ने जहां अलप्तगीन ने तुर्की साम्राज्य की, तुर्की साम्राज्य की क्या की बच्चे? अलप्तगीन ने तुर्की साम्राज्य की स्थापना की, तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। यानी अफगानिस्तान वाला जो ये तुर्की साम्राज्य है, जहां से भारत पर अटैक होंगे, इसकी स्थापना किसने की थी बच्चे? इसकी स्थापना किया था अलप्तगीन। ठीक, इसकी स्थापना कौन किया था? अलप्तगीन किया था। यानी यहां पर जो पहला राजा बनेगा, जो पहला राजा बनेगा इस डायनेस्टी का, जो पहला रूलर बनेगा, वो कौन बनेगा? पहला शासक कौन बनेगा? आप कहेंगे सर नो डाउट अलप्तगीन बनेगा। कौन बनेगा सर? अलप्तगीन बनेगा। कौन बनेगा सर?
अलप्तगीन बनेगा मेरे बच्चे, ठीक है ना, अलप्तगीन। अलप्तगीन के बाद नंबर आएगा आपके सुबक्तगीन का। ठीक, अलप्तगीन कब बना, तो यहां 962 ईस्वी में ये राजा बना। कब तक बना रहा, 963 तक, 963 तक। कब तक रहेगा, 963 ईस्वी, 963 ईडी तक रहेगा। ठीक है, तो ये बन गया भैया आपका अफगानिस्तान का तुर्की साम्राज्य। यहीं से होंगे अटैक। ठीक है, एक कह रहा तालिबान यहीं की पीढ़ी है। वाह, अरे मेरे लाल, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, सही खतरनाक है भैया। तू अफगानिस्तान का हिस्ट्री पढ़ने आया है शायद, अफगानिस्तान का एग्जाम देना है तुझे, है तालिबान में भर्ती होना है या अलकायदा में वैकेंसी निकली है। ठीक है, बताइए, ओके बताइए, क्लियर। तो मेरे बच्चे पहला शासक कौन बन गया, अलप्तगीन बन गया। 962 ईस्वी में बना। कब तक बना रहेगा, केवल 1 साल, 963। इसकी तबीयत बिगड़ती है, बीमार हो जाता है, टीबी वगैरह का पेशेंट था और मृत्यु होगी, इसकी मृत्यु होगी। लेकिन इससे पहले, मृत्यु से पहले मेरे बच्चे, इसे सुबक्तगीन से इतना लगाव था कि उस जमाने में क्या होता था पता है, उस जमाने में आपको एक विशेष घटना देखने को मिलती थी। अगर किसी को अपने गुलाम पर ज्यादा भरोसा होने लगा है, अगर किसी को अपने स्लेब पर ज्यादा भरोसा होने लगा है, तो उस गुलाम के साथ, उस स्लेब के साथ वो अपनी बेटी ब्याह देते थे, अपनी बेटी का विवाह कर देते थे, अपनी बेटी का क्या कर देते थे, विवाह। मैं कहना क्या चाह रहा हूं मेरे बच्चे, कि अलप्तगीन का जो गुलाम था, जिसका नाम आप जानते हैं क्या था, सर सुबक्तगीन। ये सुबक्तगीन इसका क्या भी था, दामाद भी था, और मेरे बच्चे स्लेब भी था। इसका स्लेव एंड सन इन लॉ, स्लेव एंड सन इन लॉ, दामाद भी था, याद रखना, सन इन लॉ, सन इन लॉ। ये गुलाम और दामाद, गुलाम और दामाद, गुलाम और दामाद मेरे बाबू कौन था, सुबक्तगीन। कौन था मेरे बच्चे, सुबक्तगीन। कौन था, सुबक्तगीन था सर। कौन था मेरे शेरों, सुबक्तगीन। ठीक है, सुबक्तगीन यहाँ का, अलप्तगीन का गुलाम तो था ही, साथ में क्या भी था, दामाद भी था, दामाद भी था। अब एक बात याद रखना, अलप्तगीन ने कभी भी मेरे बच्चे, कभी भी इंडिया पर अटैक नहीं किए, कभी भी नहीं। अभी तुर्की अटैक होगा, करेंगे इसी वंश के लोग, लेकिन अलप्तगीन ने नहीं किया। बेचारा 1 साल काट पाया और निकल लिया। इसके बाद में इसके बेटों ने यहां पर शासन किया है, इसके बाद में इसके बेटों ने शासन किया है। इसके बेटे मेरे बच्चे आपको दिखाता हूं। अलप्तगीन के बाद जो रूलर आए, अलप्तगीन के बाद जो सेकंड रूलर यहां बना, उसका नाम था मेरे बच्चे इशाक। क्या नाम था, इशाक नाम था, इशाक। ये अलप्तगीन के बेटे हैं, इशाक। ये 963 में आया है, और ये भी 2 साल तक रहा, ये भी 2 साल तक रहा मेरे बच्चे। इसकी भी मृत्यु हो गई। लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी मृत्यु में सुबक्तगीन का हाथ था, सुबक्तगीन का, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो क्या बन जाए, राजा बन जाए। ठीक है, तो इशाक आया। इशाक कब से कब तक रहा, 63 से 65। इसके बाद में एक और मेरे बच्चे रूलर बना, इसी डायनेस्टी में, इसी वंश में एक और शासक बना। कौन बना, इसका नाम था मेरे बच्चे बिलगे तिगीन। बिलगे तिगीन नाम होता है इसका, बिलगे तिगीन नाम होता है। और बिलगे तिगीन थोड़ा सा ज्यादा समय तक रुक पाया, 965 में आया, और 10 साल के आसपास, 10 साल तक के आसपास इसने रूल किया, 10 साल तक के आसपास इसने रूल किया। लेकिन खास पॉइंट आपके लिए तैयार करके नहीं गया। इसके बाद एक और व्यक्ति बीच में आया, फोर्थ रूलर, फोर्थ रूलर। और इस फोर्थ रूलर का नाम होता है मेरे बच्चे बोरी तिगीन, बोरी तिगीन। ये इसके बालक ही हैं अलप्तगीन के, ठीक है ना। बोरी तिगीन इसका नाम है। पहले इशाक आया, फिर बिलगे तिगीन आया, फिर बोरी तिगीन आया। और बोरी तिगीन कब से कब तक रहा, 2 साल रहा बाबू, 75 से लेके 77। तीनों बेटे इसके निपट लिए,
तीनों बेटे निपट लिए तो मेरे बच्चे फिर तो घर में बहन बची है, वो बेटी बची है। फिर तो घर में क्या बची है? बेटी बची है। ठीक, फिर तो घर में क्या बची है? बेटी बची है मेरे भाई, बेटी बची है। बेटी आपने ब्याह दी थी किसको? सुबक्तगीन को। बेटी किसको ब्याह दी थी? सुबक्तगीन को। तो अब कौन आएगा? अब कौन आएगा? अब कौन आएगा? एक कह रहा है गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था अलप्तगीन। ना बाबू, गजनी, गजनी राजधानी बहुत बढ़िया, अफगानिस्तान, गजनी को राजधानी बनाए थे, बहुत अच्छे, शानदार नोबिता जी। ठीक है, कौन बचा? अरे मेरे बच्चे कौन बचा? सुबक्तगीन बचा, दामाद बचा। तो ले आओ अब दामाद जी को, ले आओ दामाद जी को मेरे शेरों। अब आएंगे आपके सुबक्तगीन। नंबर आ गया सुबक्तगीन का। सुबक्तगीन का नंबर आया, और सुबक्तगीन काफी लंबे समय तक मेरे बच्चे यहां पर रूल करते दिखाई देते हैं। सुबक्तगीन काफी लंबे समय तक रूल करते दिखाई देते हैं। ये बने रूलर 977 में, और 20 साल के आसपास मेरे बच्चे इन्होंने रूल किया। 20 साल के आसपास इन्होंने क्या किया? शासन किया। और जैसे ही ये गद्दी पे बैठे, जैसे ही ये गद्दी पे बैठे मेरे बच्चे, तो इनका एक मोटिव था, इनका एक उद्देश्य था कि हमें साम्राज्य विस्तार करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? साम्राज्य विस्तार। इनका मोटिव है, इनका उद्देश्य क्या है? मोटिव है बाबू, उद्देश्य है एक्सटेंशन ऑफ डायनेस्टी। क्योंकि भाई अफगानिस्तान के छोटे क्षेत्र में रह करके आप बड़े राजा नहीं बन पाओगे, तो अपना रूल को एक्सपेंड करो, अपने शासन को बढ़ाओ। तो मेरे बच्चे इसका उद्देश्य था एक्सटेंशन ऑफ डायनेस्टी। एक्सटेंशन ऑफ डायनेस्टी बोले तो साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार करना, साम्राज्य का विस्तार करना। साम्राज्य का क्या करना बाबू? विस्तार करना, इसका मोटिव है। ठीक है, साम्राज्य का क्या करना मेरे बच्चे? विस्तार करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, ओके। हाँ, अलप्तगीन के ही थे वो लालो मेरे, अलप्तगीन के। ठीक, अब मैंने कहा साम्राज्य का विस्तार करना इसका मोटिव है। साम्राज्य कैसे बढ़ता है? युद्ध करके बढ़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है मेरे बच्चे, लड़ना पड़ता है, तभी आपकी भूमि, आपका लैंड इंक्रीज हो पाएगा, बढ़ पाएगा। इसने भी वही किया, और इसने भी मेरे बच्चे वहीं अटैक किया जहां पहला अरेबियन अटैक हुआ था। याद करो, अरेबियन अटैक कहां पर हुआ था? अरबी अटैक कहां पर हुआ था? अरबी अटैक हुआ था सिंध पर। कहां हुआ था? सिंध पर। सिंध पर ही पहला तुर्की अटैक भी हुआ। सिंध पर ही पहला क्या हुआ? तुर्की अटैक हुआ। कौन किया? सुबक्तगीन किया। लिख लीजिएगा मेरे बच्चे। ठीक, ही वॉज द फर्स्ट टर्किश रूलर, फर्स्ट टर्किश रूलर हु अटैक्ड इन इंडिया, हु अटैक्ड इन इंडिया। यह पहला तुर्की शासक था, यह पहला तुर्की शासक था जिसने किसे हराया? यह पहला तुर्की शासक था जिसने भारत पर अटैक किया, जिसने भारत पर अटैक किया, भारत पर आक्रमण किया। ठीक है मेरे बच्चे, और सर सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे बच्चे बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि इसने हराया, किसको हराया? सिंध रूलर जयपाल। क्या नाम होता है? सिंध रूलर जयपाल को हराया। ठीक है ना, सिंध रूलर जयपाल को हराया। कब किया था यह अटैक? तो 1977-78 के आसपास, 1977-78 के आसपास ये अटैक किया था। और मेरे बच्चे किसे हराया था? किसे हराया था? ही डिफीटेड सिंध रूलर, ही डिफीटेड सिंध रूलर
नाम क्या होता है? जयपाल। नाम क्या है? जयपाल। नाम क्या है बाबू? जयपाल। ठीक है, इसने सिंध शासक जयपाल को हराया। सिंध शासक जयपाल को हराया तो मेरे बच्चे हो गई शुरुआत, हो गई शुरुआत भारत में टर्किश अटैक की। ठीक है, और अब लगने वाली है लाइन। अब क्या लगने वाली है? अब लाइन लगने वाली है। अब लगेगी अटैकों की लाइन। ठीक है ना, क्योंकि इसका एक बेटा पैदा हुआ, इसका एक बेटा था मेरे बच्चे, इसी का सन है महमूद गजनबी। इसी के बेटे का नाम क्या है? इसी के सन का नाम क्या है? पुत्र का नाम क्या है? महमूद गजनबी नाम है मेरे बच्चे। और ये वही गजनबी है, वही गजनबी जिसने मेरे बच्चे 17 टाइम्स, 17 बार भारत पर आक्रमण किया, 17 टाइम्स इंडिया पर अटैक किया। ये वही गजनबी है, इसी का बेटा होगा सुबक्तगीन का। ठीक है, और यही सुबक्तगीन ने शुरुआत करी है भारत में टर्किश अटैक की, जयपाल को हरा करके। ठीक है, यही पहला टर्किश इन्वेड होता है, याद रखिएगा। उम्मीद है इतनी कहानी आप लोगों को क्लियर होगी, कहानी आप लोगों को क्लियर होगी। वांटेड भाई पुत्र थे और कुछ नहीं है। ठीक है, यही सुबक्तगीन मुखिया है, अलप्तगीन के बाद आप इतना ही याद रखें। ठीक, बताइए, बाबा की वाणी क्लियर है? हाँ, कल गजनबी की बातें आएंगी, सोमनाथ बैटल, जो सोमनाथ अटैक है सबसे मेन अटैक, उसकी भी बात कराऊंगा। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, सबको क्लियर है कि नहीं है? अलप्तगीन के बाद सुबक्तगीन इंपोर्टेंट है, याद रखना। बीच के भले ही याद मत रखना, बोरी तिगीन, बिलगे तिगीन, इसाक फिसाक। ठीक, क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसी तरीके से मजा आता रहेगा। कल फिर मुलाकात करेंगे, कल गजनी को देखेंगे, गजनबी को, और इसी के नाम पे इसकी राजधानी होगी गजनी। यही रखेगा अपनी राजधानी का नाम, गजनी। ठीक है, क्लियर? और 17 में से कुछ खास अटैक पूछे जाते हैं, सारे नहीं पूछता है, कुछ एक खास अटैक पूछे जाते हैं कि मेरे बच्चे कहां कहां हुए थे, कौन वहां पर राजा थे। ठीक, क्लियर है? अरे नोट्स बनाने में कौन परेशानी नहीं, जितना डेटा मैंने लिखा है ये मेरे बच्चे पेपर के लिए सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। ठीक, ओके, क्लियर? सब चीज सीक्वेंस से ही बताइए। एक नालायक कह रहा है सीक्वेंस से बनाइए नोट्स, सीक्वेंस से एक एक लाइन तेरे लिए ऐसे स्टार लगा करके लिखूं, ले फोटो कॉपी छपवा दूं तुझे, है किताबों की, जो फैक्टों की किताब आती है उसी को फिर रट लेता। काहे पढ़ रहा है इतिहास? है बाबा के पास काहे आया है? बाबा के पास तो प्रसाद है, घुट्टी है घोल कर पिला देने वाली। ठीक है, चलिए कल मुलाकात होगी, दरबार फिर से लगेगा ठीक 2 बजे, 1 बजे सॉरी, मुलाकात कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।